Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for audit for December 2024 exam. ऑडिट के पेपर में क्या क्या होता है वो जानेंगे, ऑडिट को हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो जानेंगे। बहुत सारे जो आपके इफ्स एंड बट्स क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स इस ओरिएंटेशन में आपको मिलेंगे। नाउ बिकॉज द ओरिएंटेशन इज ओपन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, और ये क्योंकि यूट्यूब पे भी आता है, आप इसकी रिकॉर्डिंग को मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। उसके अलावा जो लोग अभी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी है, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाएंगे एंड देन दे कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड। सो लेट मी बिगिन द ओरिएंटेशन। एग्जैक्टली हमें क्या क्या जानना है इस पेपर के बारे में, और आप क्योंकि अभी ऑडिट देंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, उससे शुरुआत करते हैं। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द एजेंडा ऑफ द सेशन। हम बात करेंगे कुछ जरूरी चीजों की। जरूरी चीजें मतलब हम ऑडिट का पेपर क्यों पढ़ रहे हैं। ये मैंने अपने पढ़ते टाइम कभी सवाल पूछा नहीं था, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ये पेपर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पेपर के बारे में समझेंगे, पेपर का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा, और ए का रिजल्ट। तो ये जो ए का रिजल्ट है ये सबसे खतरनाक आइटम है, मोस्ट डेंजरस, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे मिथ्स आर स्प्रेड इन द मार्केट। तो इस पेपर से जुड़ी हुई कुछ आपको सक्सेस एज वेल एज कुछ फेलियर स्टोरीज भी बताऊंगी, और आपको लगे कि ये स्टोरीज मुझे क्रॉस चेक करनी है, ये किसकी है, तो मैं आपको नाम भी बताऊंगी, आप उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज, इस पेपर को हम हैंडल कैसे करेंगे। फोर्थ, कुछ उम्मीदें हमारी भी हैं आप लोगों से, मीन्स अ मेंटर एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वो एक्सपेक्टेशन सेट क्या है वो भी आपको बताऊंगी, और एंड में आपसे आपका कैलेंडर शेयर करूंगी कि एग्जैक्टली किस दिन पे क्या चीज आपको कंप्लीट करनी है और हम किस दिन पे कौन सा टेस्ट रखेंगे। सबसे पहले आती हूं इस पेपर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज, आई ऑलवेज सजेस्ट एफआर के बाद में आपको ए देना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एफआर के इमीडिएटली बाद में ए देना है। मेरे कहने का मतलब ये होता है जब आपने एफआर कर लिया उसके बाद ये ए होना चाहिए। पहले ऑडिट दे रहे हैं फिर एफआर दे रहे हैं, ये रॉन्ग सीक्वेंसिंग है। लेकिन एक क्वार्टर में आपने एफआर दिया, फिर एक क्वार्टर एग्जाम नहीं दिया या कोई और पेपर दिया, फिर ऑडिट दे रहे हो, चलता है। वाई? बिकॉज यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिफोर अटेम्प्टिंग ऑडिट का पेपर। लेकिन ऐसा क्यों है? ऑडिट के पेपर में आप हर बार ऑडिटर बन के आंसर लिखोगे। दैट मीन्स यू विल बी एक्टिंग और यू विल बी इन द शूज ऑफ एन ऑडिटर, एंड यू विल हैव टू टेल कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग ऑन एन ऑडिट। नाउ व्हाट विल हैपन? ऑडिट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने गए हो आप कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से बने हैं कि नहीं बने हैं, एज पर आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स बने हैं कि नहीं बने हैं। जब आपको खुद ही आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स नहीं आते तो आप कैसे बताओगे कि ये उसके हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं? That means the first requirement is you should know the accounting standards or the IFRS. ये पढ़ते हो आप एफआर में। So first FR and then audit. That is why this sequence is being recommended. पर चलो अब आ जाते हैं कि अब ये पेपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो जी, ए की इंपॉर्टेंस आप एक सिंपल चीज से समझ सकते हो। एक कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, इन्वेस्टर्स। ये कंपनी इसी पैसे से फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है, इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स से ये प्रोडक्शन करती है या सर्विसेज देती है, वॉट एवर इज द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। और फिर जो भी प्रॉफिट कमाती है या लॉस कमाती है वो ये बता देती है इन्वेस्टर्स को कि लो जी, आपका पैसा हमने इन्वेस्ट किया और इस इन्वेस्टमेंट से हमने ये कमाई करी, और इस कमाई में से ये लो जी आपका डिविडेंड। कंपनी ज्यादा कमाती है तो डिविडेंड बांट देती है, वरना शेयर होल्डर क्या करता है, अपने शेयर्स बेचता है फायदे में और निकल जाता है। लेकिन कई बार शेयर्स पे नुकसान भी हो जाता है। तो ये शेयर्स पे फायदा करने के लिए इन्वेस्टर कई बार पैसा देता है। यस, बिल्कुल, सो दैट ही कैन सेल द शेयर्स इन द मार्केट एट अ प्रॉफिट।
उसी कंपनी के शेयर्स प्रॉफिटेबल होते हैं जो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल होती है, जिस कंपनी का फ्यूचर अच्छा होता है, जिससे उम्मीदें होती है इन्वेस्टर की कि यहां से कमाई होगी। अब कोई भी कंपनी है वो ये बोलती है कि यार मैं बहुत कमाई कर रही हूं, और असल में हो सकता है बहुत तगड़ी लॉस मेकिंग कंपनी हो। ये कंपनी तो बोल रही है कि भाई साहब मेरा करोड़ों का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर है। आपको कैसे पता? तो यहां पे एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन पिक्चर में आता है, ही इज एन ऑडिटर। ये थर्ड पार्टी की तरह बिल्कुल ऑनेस्ट, न्यूट्रल होके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है और उस पर ठप्पा लगाता है, यस वट एवर द कंपनी सेइंग दैट्स ट्रू। दैट मीन्स इफ द कंपनी इज सेइंग इट अर्न प्रॉफिट, यस इट अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिख रहा है तो हमारे शेयर प्राइसेस इस कंपनी के उछल जाते हैं। यानी कि एक ऑडिटर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उसमें से गलतियां निकालता है या फिर करेक्ट ट्रीटमेंट पे टिक मार्क लगाता है, तो इस पे सिग्नेचर करता है एज अ प्रूफ कि ऑडिट रिपोर्ट ये है और सब कुछ ठीक ठाक है। ये है आपका पेपर जो आपको साइनिंग अथॉरिटी देता है। यूके में अगर साइनिंग अथॉरिटी चाहिए तो ट्रिपल ए क्लियर करना पड़ेगा। यूके वर्जन में डबल ए इज द बिगिनिंग ऑफ साइनिंग अथॉरिटी की जर्नी। यानी अगर ऑडिटर के सिग्नेचर्स आ गए तो सब चंगा है, इन्वेस्टर भी खुश, और आपके जो शेयर मार्केट में शेयर्स घूम रहे हैं वो भी खुश। यानी एक ऑडिट रिपोर्ट एक शेयर मार्केट को बुलिश या बेयरिश बनाने में भी रोल प्ले कर देती है। बुलिश और बेयरिश के डीप में नहीं जाएंगे, मार्केट उठता हुआ या मार्केट गिरता हुआ। अगर एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी रिजर्वेशंस डाली गई हैं, बहुत बड़ी धांधली पकड़ी गई है, सीधा शेयर प्राइस नीचे धड़ाम, तो जो शेयर होल्डर्स थे उस कंपनी के वो तो बर्बाद है ही सो है, जो बाहर वाले हैं जिन्होंने इनकी इस कंपनी के शेयर्स में पैसा डाला हुआ था वो भी खत्म। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज तबाह हो गई थी रातों रात। ऑडिटर ने पिक्चर उठाई, कई जगह ऑडिटर्स बाहर भी निकल गए। नो, वी रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। दैट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग। ऑडिटर अगर किसी कंपनी की ऑडिट करना ही नहीं चाह रहा तो उसको रीजन देना होता है, भाई क्यों नहीं करना चाह रहा। और जब वो रीजन देता है कि कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि कुछ झोलमाल है, भाई सब झोलमाल है। और झोलमाल है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी गया, मार्केट का कॉन्फिडेंस भी गया, और आपकी शेयर प्राइस भी गई। इसलिए जो ये पेपर है ना, वो आपको एक इतना ताकतवर सिग्नेचर देने वाला बंदा बनाएगा कि आप उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन, उस कंपनी की ट्रू एंड करेक्ट वैल्यू पे अगर आपका साइन है तो इन्वेस्टर आप पे विश्वास करता है। इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन विच यू विल होल्ड इफ यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एंड अंडर एसीसीए 80% बच्चे मैंने देखे हैं जो ऑडिट प्रोफाइल में ही जाते हैं। रीजन बीइंग, ऑडिटर्स बहुत आसानी से मिलते नहीं है। तो एटलीस्ट जो लोग ऑडिट के लिए प्राइम रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले तो उनको ही इस प्रोफाइल में डाला जाता है। आप लोग सबसे पहली चॉइस होते हो ऑडिट प्रोफाइल के लिए, क्योंकि आप लोगों ने वो सब कुछ किया होता है जो एक ऑडिटर को करना चाहिए। तो मार्केट में ये भी बहुत न्यूज आपने सुनी होंगी कि भाई एसीसीए तो ऑडिट के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो कर पाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑडिट पोजीशन में आप लोगों को कोई छोड़ता ही नहीं है ना। दे वांट टू हायर यू डेस्परेटली। सो द आइडिया इज रिवर्स, नॉट दैट कि आप लोगों के पास नौकरियां नहीं होती। द पॉइंट इज ऑडिट प्रोफाइल में आप लोगों की बहुत बड़ी चॉइस होती है। दैट्स द आइडिया। इसलिए इस पेपर को आराम से पढ़ना, ढंग से पढ़ना, प्रॉपरली कैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस राइटिंग में भी देखते हैं। ये एसीसीए की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है, 13 सितंबर को 9:38 AM पे उठाया था, बिकॉज द सिचुएशन कैन चेंज ऑन एवरी मिनट बेसिस। अगर इसको आप देखोगे, इसमें एसीसीए करियर्स के नीचे नीचे
मुझे ये जॉब्स मिली और इसमें सबसे ज्यादा जॉब जो आपको दिखेंगी वो दिख रही है ऑडिट प्रोफाइल के अंडर, 5846 जॉब्स। हालांकि ठीक है, कॉम्प्लायंस और रिस्क की भी 2000 के आसपास है, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बिजनेस एनालिस्ट की भी काफी ज्यादा है, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी है काफी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी प्रोफाइल की है वो है ऑडिट की। ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने बोला, बेस्ट फिट, यू आर द बेस्ट फिट इन ऑडिट, यू आर द बेस्ट फिट इन ऑडिट रिलेटेड रोल्स ऑल्सो, क्योंकि एक थर्ड आई हो आप लोग। कंपनी खुद क्या कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, वो ऐसा बोलेगी, बट देयर हैज टू बी अ थर्ड पर्सन, अ थर्ड आई, who can authenticate this, that yes, whatever you are claiming, that's correct, whatever the company is claiming, that's correct, so you are the third eye। तो ये थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ। और ये आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर कोई ये बोलता है ना कल कल से आज के बाद से कि भाई तुम लोग तो ऑडिट के अलावा कहीं कुछ काम नहीं करते हो, तो उनको बता देना भाई ऑडिट में हमसे अच्छी चॉइस कंपनीज के लिए नहीं होती है, इसलिए हमें सबसे पहले ऑडिट में फिट इन करने की कोशिश करती है कंपनी। और एक चीज बताऊं, it's only the auditor who has right to enter into each and every department of a business. An auditor can enter into the purchase department, he can enter into the payroll department, he can see the loans section, he can see the fixed asset section. Only the auditor, he can ask for any document related to these। और जब इन्हीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कभी किसी और जगह पे वैकेंसी निकलती है, तो ऑडिट वाले ही होते हैं सबसे ज्यादा जिनको प्रायोरिटी दी जाती है। लेट्स सपोज मैंने ऑडिट करी बीएमडब्ल्यू की, नाउ आई नो कि बीएमडब्ल्यू का इन्वेंट्री सिस्टम कैसे मैनेज होता है। उनकी इन्वेंट्री में गाड़ियां होंगी करोड़ों की, कैसे उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। अब अगर मर्सिडीज में इंश्योरेंस रिलेटेड या इन्वेंट्री रिलेटेड कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है, आई एम अ वेरी गुड फिट बिकॉज आई नो हाउ देयर इन्वेंट्री सिस्टम एंड इंश्योरेंस सिस्टम वर्क्स। इसलिए ऑडिट प्रोफाइल से हेट नहीं करना। मार्केट में बहुत सारी बातें जो उड़ी हुई हैं वो इस चीज को लेके उड़ी हुई है कि यार हमें ऑडिट अब करनी आ गई है, बहुत बोरिंग हो गया है। देखो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम काम तो करना आ ही जाएगा। आप कुछ भी काम करोगे वो बोरिंग हो जाएगा। एक हार्ट सर्जन होता है, दिन की 4 हार्ट सर्जरीज करता है, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो क्या वो कल से आंखों की सर्जरी करने लगेगा? ऐसा नहीं होता। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। तो वो जो एक्सपर्ट ऑफ समथिंग होता है दैट मेक्स योर टास्क बोरिंग, बट दैट डजंट मीन कि आप उस काम को करना बंद कर दो क्योंकि अब वो बोरिंग हो गया। तो यहाँ पे भी यही फंडा होता है। इसलिए अगर आप ऑडिट प्रोफाइल में हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लोग बहुत ग्रो करते हैं इस प्रोफाइल के बाद, बहुत ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू समवन स्टार्टिंग हिज और हर जर्नी इन अ टैक्स प्रोफाइल, जैसे कि मैंने की थी। ईवाई में टैक्स प्रोफाइल डीम प्रोफाइल होता है लोगों का, बट व्हेन आई वांटेड टू चेंज माय प्रोफाइल आई कुड नॉट, क्योंकि टैक्स प्रोफाइल हर कंपनी में होता ही नहीं है। तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था मूव आउट करना, लेकिन ऑडिटर्स के लिए मूव आउट करना बहुत आसान होता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बहुत सारी कंपनीज में होता है। जो ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके प्लेस हो जाते हैं। ये लोग किसी भी डिपार्टमेंट में फिट इन हो जाते हैं फाइनेंस रिलेटेड, इट कैन बी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल ऑल्सो। ये लोग बैंक्स तक में चले जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स के नाम से, लोन सेक्शन में चले जाते हैं बैंक्स में, ये लोग क्रेडिट कंट्रोलर के नाम से काम करने लग जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल, डोंट वरी ऑन इट। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये सुना है कि मैम मुझे ऑडिट से निकलना है, इतनी जल्दबाजी नहीं। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। सबसे पहली चीज, इस पेपर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, वो भी आई एम गोइंग टू बर्स्ट आउट वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग इज, पहले पेपर पैटर्न जान लेते हैं, फिर तुम्हें समझाऊंगी कि क्यों इस पेपर से रिलेटेड इतने सारे मिथ्स हैं या डर हैं। सबसे पहली चीज, ये स्किल लेवल पेपर्स के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का पेपर है। इसके पेपर पैटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओटीक्यूज आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यू विल फाइंड ओनली अंडर सेक्शन ए। सेक्शन ए में देयर विल बी 3 डिफरेंट केसेस। जैसा आपका बाकी स्किल लेवल पेपर का सेक्शन बी होता है, वैसे इसका सेक्शन ए होता है।
एक कंपनी के बारे में बताया जाएगा, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के। यू विल हैव 3 केसेस लाइक दैट। तो ये 3 केसेस विल बी 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के, 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के, 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के। दैट मीन्स 10 10 10 30 मार्क्स का हो जाएगा आपका सेक्शन ए। खतरनाक क्या है? सेक्शन बी, उसके 70 मार्क्स। नाउ दिस इज डेंजरस। हाउ इज इट डेंजरस? पहले बताती हूं इन 70 मार्क्स में क्या आता है। 70 मार्क्स में कोई एमसीक्यू नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता, यानी हर पॉइंट पे स्टेप मार्किंग होती है। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 30 मार्क्स। 4-5 पार्ट्स का होगा, एक ही पार्ट नहीं होगा जिसमें 30 मार्क्स का लिखना होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ये मैंने यहां लिख दिए। तो 3 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, इनके सब पार्ट्स भी होंगे। कोई पार्ट 10 मार्क्स का होगा, कोई पार्ट 5 मार्क्स का होगा। Now, why this paper becomes a nightmare and why most of the students are afraid of this paper? सुनो इसकी बात। अभी तो बैच चालू भी नहीं हुआ है इफेक्टिवली, अगर मैं बोलूं मेरे पास अभी ऑलरेडी ये सवाल आने चालू हो गए हैं। मैम ऑडिट की पास परसेंटेज बहुत कम है, बहुत डर लग रहा है। दैट्स फियर नंबर 1। जो अभी तक, जिसमें से आई एम लिटरली सेइंग दिस, कि इस बार बैचेस बहुत जल्दी चले हैं, क्योंकि सैटरडे संडे जल्दी आ गया। वरना 14-15 इज नॉट द डेट, आइडियली हम 20-21 के आसपास चालू करते हैं। अभी से ही बच्चे जिनका ऑडिट ड्यू बन रहा है वो यही पूछ रहे हैं, मैम ऑडिट में पास परसेंटेज बहुत कम है। तो बच्चों, मैं तुम्हें क्लियर कट बात बताती हूँ, ये पेपर आगे चल के एग्जाम तो होना नहीं है। पास परसेंटेज कम है, फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो वन शॉट पास हो रहे हैं, और इसकी पास परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब ये है कि जिनकी पास परसेंटेज 50% है, उसमें आप गारंटी लेते हो कि आप एक बार में पास हो जाओगे? मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ती है जिसमें 50% पास परसेंटेज होती है। इसमें मेहनत ज्यादा नहीं करनी, लेकिन सही डायरेक्शन में करनी है। नाउ इफ आई कैलकुलेट, मेरे को ऑडिट लेते हुए भी 5-6 साल हो गए हैं, एवरी क्वार्टर। और इन 5-6 सालों में ग्रेजुअली जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा, क्योंकि जब मैं पहले बाकियों के साथ पढ़ाती थी तो मॉक टेस्ट का सिस्टम किसी के नहीं होता था, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड अक्रॉस बैचेस आई रियलाइज्ड वन थिंग, बच्चों को 70 मार्क्स में ही पास होने में दिक्कत आ रही है। और वो क्यों आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश दुश्मन बन रही है हमारी। आई एम सून गोइंग टू मेक मेनी वीडियोज रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। आप लोगों के जो जूनियर्स हैं, अगर आपसे वो कुछ भी सलाह मांगते हैं कि भाई हमें क्लास 11-12 में या फिर 8-9-10 में किस चीज पे काम करना है, अपने सिबलिंग्स को, जूनियर्स को इस चीज पे बोलो दैट दे हैव टू कीप अ कमांड ऑन इंग्लिश। आई विल टेल यू व्हाई। इस बार एसीसीए ने सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए एफआर का सेक्शन ए और बी का एक मॉक ऑर्गेनाइज किया था। मेरे स्टूडेंट्स का पास परसेंटेज ग्लोबल पास परसेंटेज से बहुत ऊपर है। बावजूद उसके एक पैटर्न देखा गया कि मेरे सारे स्टूडेंट्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नंबर कटवा रहे हैं। ये कौन से वाले क्वेश्चंस थे? स्टेटमेंट्स वाले। वहां पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उनके लिए दिक्कत बन रही थी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो समझना, या आंसर की 4 चॉइसेस क्या बोलना चाह रही है वो समझना। और ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, चाइना, मेनी अदर कंट्रीज, इवन एमपी, यूपी, ये जो बच्चे हैं इनको बहुत दिक्कत आ रही है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। और जब इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है तो हम आंसर क्या लिखते हैं? जो गलत समझते हैं उसी के बेसिस पे गलत आंसर लिखते हैं। और होता क्या है, बच्चा ये सोचता है कि मैंने बिल्कुल सही लिखा है, और उसने एक्चुअली सही लिखा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ने ये तो पूछा ही नहीं था ना। उसने पूछा था राम जी के बारे में, आपने लिखा लक्ष्मण जी के बारे में, तो लक्ष्मण जी और राम जी पे नंबर कैसे मिलेंगे? और ये प्रॉब्लम मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखी।
उनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, फिर ये दिक्कत ठीक होती है धीरे धीरे, तो उनको आंसर समझाने में दिक्कत आती है। मतलब जब वो सेंटेंसेस लिखते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो मुझे पता है, बिकॉज आई हैव टॉट देम, लेकिन अगर उनकी इंग्लिश को रीड करो तो उनका मतलब कुछ और ही निकलता है। इसलिए 70 मार्क्स सेक्शन बी में ये खतरनाक हो जाते हैं। अब अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मान के चलो आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना अभी से चालू करना है, क्योंकि पेपर एग्जाम नहीं हो रहा, आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा ही, तो डरोगे कब तक? बट द पॉइंट इज, if English is a challenge for you also, then you need to start working on it on an ASAP basis. मेरा एक स्टूडेंट है देवांशु, जिसका मैंने अभी बोला था कि आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो, देवांशु यादव। हर पेपर में, प्रैक्टिकल पेपर में 1 शॉट क्लियर, 1 शॉट क्लियर। और ऑडिट उसने रुला दिया है देवांशु को, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, इंग्लिश। उस बच्चे के कॉन्सेप्ट दिमाग में इतने पक्के हैं, इतने पक्के हैं, वो पूरे बैच को पढ़ा सकता है। उसके कॉन्सेप्ट ऑडिट में भी बहुत पक्के हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, एक तो लड़के वैसे भी कम एक्सप्रेसिव होते हैं, चीजों को बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। ऊपर से देवांशु के साथ चैलेंज ये रहा कि 11th-12th तक इंग्लिश पे उसने ध्यान नहीं दिया। इट वॉज अ, क्या बोलते हैं, थर्ड सब्जेक्ट होता है ना, बच्चे बड़े लूजली लेते हैं उसको, वैसा लिया। वो एसबीआर में जहां प्रैक्टिकल लिख सकता है वहां सब सही जाता है उसका, लेकिन जहां लिखने की बारी आती है वहीं गड़बड़ा जाता है। तो इस प्रॉब्लम पे आप सबको काम करना है, और ये जड़ है, मैं आपको बता दूं। आई कैन शो मेनी इंस्टेंसेस वेयर द इंग्लिश वाज करेक्ट, तो बच्चे को पास होने में अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट नहीं लगे, 1 शॉट दे पास्ड। अभी मैं जब रिजल्ट दिखाऊंगी ऑडिट का, उसमें आपको दिखेंगी लड़कियां बहुत सारी पास हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ी सी उनकी इंग्लिश स्टाइल मारनी होती है ना, तो इंग्लिश होती भी ठीक है। लड़के एक्सप्रेस कम करते हैं, बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं, तो आपको लड़के बहुत स्ट्रगल करते दिखेंगे ऑडिट में, क्योंकि वो जल्दी 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 पेपर खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन जो लड़के डिटेल में लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, क्लियर कट लिखते हैं, वो पास भी होते हैं। तो यहाँ सारा खेल है हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। एग्जामिनर जो मांग रहा है आप उसको ढंग से दे रहे हो कि नहीं, और इसी की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है। तो इसकी पास परसेंटेज कम होने का रीजन समझ में आया, इंग्लिश, नॉट एनीथिंग एल्स। उसके अलावा आंसर में क्या लिखना है वो मैं गाइड करूंगी आप लोगों को। एग्जामिनर के क्या इंटेंशंस है, वो कैसे समझने हैं, दैट आई विल ट्रेन यू, दैट कैन बी ट्रेन्ड ऑन। वो तो मेरे वो बच्चे भी समझ जाते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, लेकिन वो वही मात खा जाते हैं जहां पे लिखते टाइम उनके सेंटेंसेस का मतलब बदल जाता है। वो THEIR, THERE इनका डिफरेंस नहीं बता पाते। वेदर और वेदर, कौन से वेदर और वेदर? एक होता है वेदर WHE वाला, एक वेदर होता है ये मौसम वाला, यूज होना होता है ये वीक। ऑडिट में यूज होता है ये, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो बात गड़बड़ होगी, दोनों का मतलब ही बदल जाता है। तो कई चीजें हैं, तो वीकनेस इज दिस, नॉट समथिंग एल्स। इसलिए ऑडिट के पेपर से डरना नहीं है, ये आपके कोर में, सोल में होना चाहिए, आपका करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? बताओ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे। सिलेबस से ज्यादा चिंतित मत होना, सिलेबस बहुत छोटा सा है, यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ सिलेबस। इसलिए इस पेपर को करने में जोर बिल्कुल नहीं आता, लिखने में ही आता है जो आता है। ये कोई चैप्टर ही नहीं है, ये कोई चैप्टर ही नहीं है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिवीजन है, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ये रेफरेंसेस हैं, कौन सी चीज कहाँ है। आइडियली करने के लिए चैप्टर सिर्फ 12 ही हैं, only 12 chapters are supposed to be done, that's it. So you don't have very much of syllabus, complete ही नहीं हो रहा जैसा टैक्स में होता है। तो ये सिलेबस में बहुत अच्छा है,
इसको एंजॉय करना, खुश मन से पढ़ना, और ये सोच के पढ़ना कि जब जब मैम लिखने में कोई इंप्रूवमेंट बोलेंगी मुझे वो करना है। ठीक है, ये सारा का सारा सिलेबस कवर्ड है क्लासेस में। मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए हुए हैं, एक दो को छोड़ के, और उन एक दो को मैंने बुक से पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि यार बुक में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसमें से क्या निकालूं और क्या छोड़ूं, दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो उस चैप्टर को जिसको मैंने बुक से ही पढ़ाया है उसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक दो ही है, शायद एक ही है, एक दो भी नहीं, एक ही है। बाकी सारों के नोट्स हैं, नोट्स बहुत है, स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, माय गारंटी। लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या समझाया है वो आपको पता होना चाहिए। आप चाहे बुक मत पढ़ो, स्टडी टेक्स्ट मत पढ़ो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रही हूं तो उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में होना चाहिए। उसको स्टडी टेक्स्ट रीड करके नहीं समझना है आपको। तो एक्सरसाइज यही रखनी है, आपको क्लासेस देखनी है और मेरे नोट्स उनको रेफर करना है। अगर आप उनमें और डिटेल डालना चाहते हैं तो मेरी स्लाइड्स में साइड में बहुत जगह होती है, आप उसमें वो डिटेल डाल सकते हैं। या फिर पीपीटीज और नोट्स जो है उनको सिर्फ वन साइड प्रिंट करा लेना, दूसरी साइड पे अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स उसमें डाल देना। वैसे नीड पड़ती नहीं है क्योंकि रटा रटा इसमें काम आएगा नहीं। जो कीवर्ड्स चाहिए वो सब नोट्स में है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। सिलेबस पे तो कोई चिंता की बात नहीं है। आगे क्लासेस में क्या क्या होगा, अब चिंता की बात है। क्लासेस में क्या क्या होगा, तो देखो जी, मैं हर क्वार्टर कुछ ना कुछ चीजें ऐड करती हूँ, कुछ माइनस भी करती हूँ, पर माइनस कम होता है, ऐड ज्यादा होता है। अब इस बार मैंने एक चीज माइनस करी है। लास्ट क्वार्टर में मैंने एक चीज ट्रायल करी थी कि हर क्लास के बाद में बच्चों को टेस्ट दूंगी छोटा सा, कि तुम्हें क्या समझ में आया तुम उसमें टिक मार्क करना। बट 50 बच्चों के बैच में 5 बच्चे उसको करते थे, और धीरे धीरे उन बच्चों ने भी करना कम कर दिया, तो आई एलिमिनेटेड देम। अब उसके बदले मैंने क्या किया, प्रैक्टिस सेशंस और बढ़ा दिए। शायद आप लोगों के पास जो ब्रोशर पहुंचा होगा उसमें प्रैक्टिस सेशंस 6 होंगे या 7 होंगे, वो मैंने बढ़ा के 8 कर दिए हैं ताकि मैं लाइव प्रैक्टिस और करा सकूं। तो अभी तो बैच प्रॉपरली चालू ही नहीं हुआ है, जब से चालू होगा, जब आपकी पहली क्लास होगी, तो आप लोगों को टू वे कम्युनिकेशन रख के बोलना है। इन सेशंस में क्या होता है, मैंने दो अलग अलग सेशंस क्यों रखे हैं, प्रॉब्लम सेशंस और स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस। देखो ऑडिट में प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें। प्रॉब्लम लिखने में आती है, वो सेशंस मैं लूंगी, यानी ये वाले सेशंस आई विल टेक लाइव। मैं आपको कुछ केस दूंगी, वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं एक एक को बताऊंगी कि देखो इसमें ये गलती है। तो आप सब बच्चे सुनोगे इस बात को कि क्या चीज गलत होती है और ये मुझे नहीं करनी है, किसी और की गलती से भी आप सीखोगे। तो यहां पे तो मैं कराऊंगी स्पेशल प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सेशंस लेंगे कोई और ट्रेनर। माय सपोर्ट टीम मैंने तैयार किया है उनको, और उनको मैं ही बताती हूं कि मेरा ये वाला बैच, इसका कौन सा टॉपिक कमजोर जा रहा है, उसके ऊपर वो आके आपसे ओरल क्वेश्चंस करेंगे। यानी एक तरह से यहां पे मैं आपको तैयारी कराऊंगी और यहां आपकी तैयारी की टेस्टिंग होगी। क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको कुछ आएंगी नहीं, अगर आ रही हो तो आप पूछ लेना, मुझसे भी पूछ सकते हो, उनसे भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर मेंटर इज कमिंग टू टेक अ सेशन, कंसिडर दैट टू बी अ टेस्ट सेशन। कैसा टेस्ट सेशन? जहां पे वो आपसे मेरे ड्राफ्ट किए हुए क्वेश्चंस पूछेंगे कि इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी बताओ क्या है, इस क्वेश्चन में एज एन वो बताओ। फिर आप जो जवाब दोगे फिर वो बताएंगे कि ठीक है ये वाला पॉइंट ठीक था, ये वाला पॉइंट ठीक नहीं था, और वो क्यों ठीक नहीं था। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन जहां पे वन ऑन वन हम आपकी तैयारी को जज कर पाए, और ये होंगे जहां तैयारी करवा पाए। तो करवाने वाली चीज मैं अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट माई स्टाइल टू बी गिवन टू यू ऑल, ताकि आपको समझ में आए और मैं सामने पहले आपको तैयार कर दूं, उसके बाद में टेस्ट पे आप उतरो। इज दिस सिस्टम क्लियर? ये 8 सेशंस में से आई विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 4 सेशंस। 4 सेशंस you can consider to be oral test sessions where you can ask your problems also. Is this system clear? ये कैसे होगा बताओ? यस मैम। ठीक है,
अब आते हैं ये रूटीन टेस्ट पे। ये कौन से टेस्ट हैं? ये सेक्शन ए के टेस्ट हैं, सेक्शन ए के टेस्ट हैं ये आपको 6 टेस्ट दिख रहे हैं, पर मेरी आदत है मैं हमेशा बढ़ा देती हूँ इनको, तो 6 तो मिनिमम मिलेंगे मिलेंगे, यू कैन गेट मोर देन दैट। ये टेस्ट आप कभी भी कर सकते हो, इनके आगे लिखा हुआ है कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपके जब वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, इन टेस्ट्स को आप जाइए और कर लीजिए। कहाँ पे है? क्लास के फोल्डर में है। मैं आपको वो फोल्डर भी दिखाऊंगी और फिर उससे भी आपको बता दूंगी कौन सी चीज कब कहाँ की जा सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन बी टेस्ट पे। जो सेक्शन सी टेस्ट होता है बाकी स्किल लेवल पेपर्स में, ऑडिट में, वो सेक्शन बी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये छोड़ा है, ताकि आपको अगर एफआर पढ़ के आए हो तो आपको पता लगेगा कि वहां वाला सेक्शन सी, यहाँ पे सेक्शन बी होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट आएगा क्वेश्चन के साथ में, आप उसके ऊपर लिखोगे। अब ये 5 होते हैं जिनको मैं इवेल्युएट करती हूं। हर बच्चे का इंडिविजुअल असेसमेंट होगा विद अ फीडबैक। जहां जहां मैं नंबर काटूंगी वहां मैं आपको डिटेल में कमेंट दूंगी कि भाई आपने ये गड़बड़ कर दी। मैं आपको इसके कुछ सैंपल भी दिखाऊंगी, अपने हिसाब से चूज किए हुए नहीं, आप लोगों के सामने रैंडमली खोल के दिखाऊंगी। उसके बाद में कुछ सेक्शन बी के टेस्ट्स हैं जो ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन वाले भी हैं। ये कैसे हो सकते हैं? जैसे अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें क्या डेफिशिएंसी है वो बताओ, उसका ऑटोमेटिक टेस्ट भी बनाया है मैंने। हाँ, कंप्लीटली वो जैसे मैनुअल करेक्शन होता है वैसा तो नहीं होगा, पर ना होने से कुछ तो होगा। कुछ तो चीजें हैं, कुछ तो कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, और उनके बेसिस पे ये ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन वाले बने हुए हैं 5 टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कितने होंगे? 2 मॉक टेस्ट होंगे, 2, और इनको मैं इवैल्यूएट करूंगी। पूरे पूरे मॉक टेस्ट 100 मार्क्स वाले हैं ये पूरे पूरे इवैल्यूएट होंगे एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, अभी कैलेंडर बताऊंगी। एंड फॉर ऑल दिस 12,000 इज द फीस विच यू नीड टू पे। ये पब्लिकली अनाउंस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, और किसी बच्चे को ये ना लगे कि शायद मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया, किसी और को डिस्काउंट दिया है। नहीं जी, किसी को 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं दिया है, ना किसी से 12,000 से ऊपर लिए, ना किसी से 12,000 से नीचे लिए। एनी क्वेश्चन इन दिस टेबल? एनीथिंग टू क्लैरिफाई? ऑल सेट? यस। चलो, अब आते हैं अपन रिजल्ट पे, जिस पे आपको बार बार डराया जाता है, हे भगवान इतना कम रिजल्ट। देखो, यस रिजल्ट वाकई बहुत कम है, 45%, 42%, 41%, 44, 44, कभी 50% टच ही नहीं करता। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से माई ऑडिट रिजल्ट रीचेज 71% अप्रोक्सीमेटली। मैंने अप्रोक्सीमेट क्यों बोला? क्योंकि पिछले चार क्वार्टर का एवरेज निकाला है, क्योंकि किसी टाइम 68 भी था और किसी टाइम 74 भी था, तो मैंने एवरेज आउट कर दिया इसका। एक बार 74% भी पहुंच गया था और एक बार 68% भी था, तो एवरेज आउट 71%। तो भाई मेरा 100% रिजल्ट नहीं है। इफ आउट ऑफ माई बैच 40 स्टूडेंट्स सिट, तो 40 में से 40 इंटू 70% ये बच्चे पास होते हैं। कितने होते हैं? 40 के 70%, 28 बच्चे पास होते हैं। ये आपको भी सैंपल दिख भी जाएगा, बैच में जरूर आपको दिखेगा कि ये तो 70-80 स्टूडेंट्स है मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी धीरे धीरे जब बैच अनाउंस होगा, अभी जब ये वीडियो पहुंचेगी तो आएंगे सब, तब आपको लगेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैम 80 स्टूडेंट्स हैं, पर वो 80 पेपर नहीं देते बेटा। पेपर देते ही 40-50 बच्चे हैं। कई बच्चे और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए चले जाते हैं, कई एंड मोमेंट पे एग्जाम बुक नहीं करते, कई पहले से ही प्रिपेयर, हमें तो अभी नहीं देना, पढ़ाई अभी से चालू करनी है। तो 40-50 के आसपास ही बच्चे देते हैं। शायद पिछली बार तो 38 या 35 ने ही दिया था। तो कुछ ऐसा ही नंबर रहता है आउट ऑफ अ बैच ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो ज्यादा उन बच्चों को देख के मत कहना कि ये मैम ऐसा कैसे हो गया। ये जून के हमारे स्टार अचीवर्स हैं। तो ये, अब मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा कितने बच्चे बैठे थे। दीज आर 10, 15, 20। तो 20 के हिसाब से अब देखो 71% रिजल्ट या 70% रिजल्ट के हिसाब से कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। दीज आर हाउ मेनी? 15, 19, 20 का एवरेज देखते हैं।
20 रिप्रेजेंटिंग 70 into 100, 28 बच्चे, 28-30 बच्चे बैठे हैं आउट ऑफ 70 का बैच, एंड दिस हैपेंस एवरी टाइम। और कई बच्चे तो ये भी शुरुआत ये सोच के करते हैं कि मैं ऑडिट और एफआर एक साथ दूंगा, एंड आते आते तक ऑडिट हट जाता है, सिर्फ एफआर ही दे रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप बैच के साइज से मत घबराना। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, वैशाली, रितिका बुराना, सुशील, अच्छा सुशील बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, सुशील की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सुशील ने पता नहीं क्या किया, एंड लिटरली व्हेन ही स्टार्टेड तो सुशील की दुश्मन बनी हुई थी इंग्लिश, एंड सी 68। प्रणय खोसला इज वेरी गुड इन इंग्लिश, देन राहुल, स्वाति, रिद्धि, ध्रुव कौशल, इनमें से 90% बच्चे वर्किंग हैं, ये वर्किंग बच्चे हैं। और इनकी कंप्लेंट ये थी कि मैम हमें रोज पढ़ने का टाइम तो मिलता ही नहीं है, वीकेंड पे 4-5 घंटे जो पढ़ते हैं पढ़ते हैं। तो जब ये बच्चे पास हो सकते हैं तो तुम लोग भी हो सकते हो, दैट्स द आइडिया। ठीक है, इनके नाम है, आप इनसे मिल भी सकते हो, यू कैन आस्क हाउ मच लेबर दे हैव पुट इन। और अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए फिर मैं ये डेटा भी कलेक्ट करती हूँ कि इनमें से कितने बच्चों ने मॉक्स दिए थे। ये जितने बच्चे पास हुए हैं इसमें से 99% ने मॉक्स दिए होंगे, क्योंकि मुझे इन बच्चों के नाम याद है, क्योंकि मैंने इनके पेपर्स चेक किए हैं। तो आप लोगों को मॉक्स और टेस्ट देने हैं, वो इंश्योर करना है। अब आते हैं हम इस पेपर को कैसे हैंडल करेंगे। 2-3 चीजों से करेंगे। सबसे पहले तो टेस्ट्स, जिसको मैं आगे आपको एक्सपेक्टेशंस में भी बोलने वाली थी। हम इस पेपर को हैंडल कैसे करेंगे, टेस्ट से, लेकिन मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से। अ टीचर फेल्स व्हेन अ स्टूडेंट डजंट सपोर्ट। बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पे आई हैव ऑल्सो फेल्ड। बच्चा क्लास में ही नहीं आ रहा, बच्चा टेस्ट ही नहीं दे रहा, मैं फिर क्या करूं। मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो फोन कर करके सबको बुलाएं। और इवन वंस वी ट्राइड डूइंग दैट, बट 2-3 बच्चों ने ये चीज ही बोली, मैम स्कूल थोड़ी है, हम आ जाएंगे, वी नो व्हाट वी नीड टू डू। मतलब मुझे नहीं, टीम को बोले। फिर हमने फोन करना बंद कर दिया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से ये रहती है कि अगर आप ये उम्मीद करते हो कि मैं आपको हेल्प करूं तो हाथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि मैम मैं तो ऐसे बैठूंगा, आप ही खींच के आगे करो मेरे को, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर फेस टू फेस क्लास होती है वहां पे भी आपको क्लास में आना तो पड़ेगा ही ना, आप आओगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो माय फर्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट इज यू हैव टू एंश्योर दैट योर वीकर एरियाज आर रिड्यूसिंग। सबसे फर्स्ट डब्बा देखो, ये क्यों डालना पड़ा मुझे, क्योंकि इस बार मेरे लिए शॉक कितना आया। मैं बच्चों को कमेंट्स पे कमेंट्स दे रही थी और बच्चे वही गलती नेक्स्ट टेस्ट में भी कर रहे थे, बार बार सेम गलती। और जब मैंने इन बच्चों को डांटते हुए इनसे पूछा, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो रहा है, तुम लोग पढ़ते भी हो मैंने कमेंट जो दिए हैं। यू वोंट बिलीव, 80% बच्चों ने बोला कि मैम देखा नहीं आपने जो कमेंट लिखा था। अब मैं तुम लोगों को वो दिखाती हूँ, पेपर चेकिंग और कमेंट्स मैंने क्या दिए थे, उन बच्चों ने देखे ही नहीं। यानी कहाँ गलती हो रही थी, दे डिडंट ट्राई टू इम्प्रूव इट एट ऑल। फिर मेरे कमेंट देने का मतलब क्या था। अब जैसे ये लास्ट टाइम के मॉक्स हैं, ये हमारा टेस्ट्स वाला ईमेल आईडी है, 2 सितंबर 1 सितंबर, मैं इसमें आपको टेस्ट दिखाती हूँ, फर्स्ट टेस्ट। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में ऐसा हुआ, जब मैं कमेंट्स पे कमेंट्स लिखती रही और सेकंड टेस्ट तक भी वही गड़बड़ियां, समझ ही नहीं आया कि यार ये हुआ क्या। फिर जाके उनको मैंने डांटा, मैंने कहा यार पढ़ते भी हो मैं जो इतने लंबे लंबे कमेंट्स डाले जा रही हूँ। तब पता चला साहब हम तो पढ़ते ही नहीं है। देवांशु, ओके, एक मिनट, ये पीएम के नहीं, पीएम के मुझे चाहिए ऑडिट के। ठीक है, ये तुम्हारे सामने चल रहे हैं, देखो ऑडिट के टेस्ट चेक होते हैं, ऑडिट के नहीं वैसे सबके ही होते हैं। ऑडिट सेक्शन बी टेस्ट 3 है ये तो फर्स्ट में इनको लताड़ पड़ी थी। सबको डांट पड़ी थी, यार तुम पढ़ते ही नहीं हो यार, कुछ भी कमेंट ही नहीं पढ़ रहे हो, मैं बेवकूफों की तरह दिए जा रही हूँ। SBR 25 जुलाई पे पहुंचे हम, जुलाई स्टार्टेड इन जून, ओके।
तो आइडियली इट शुड बी हियर। तो मैं किसका खोलूं? टेस्ट ये आ गए, अर्चिता का दिख रहा है, ये आ गए ए अमित, दृष्टि का तो इसका खोलूं, देखो। ओके, देखो इसका आंसर मत देखना। नाउ कैन यू सी द कमेंट्स? अच्छा तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहे क्योंकि ये टेस्ट तुम्हारे सामने आएंगे। कैन यू सी द कमेंट्स? बच्चों ने ये देखे नहीं खोल के? इससे ज्यादा क्लियरली क्या लिखूं? और दिखाती हूँ पेपर्स। अब देखो, ये तो मुझे तुमसे उम्मीद रहेगी ना कि एटलीस्ट अगर कोई कमेंट दिया जा रहा है आप पढ़ो तो सही, देखो तो सही क्या बोल रही हूं मैं वहां पे। सी आई गेव कमेंट्स लाइक दिस, जहां जहां मैंने इसके नंबर काटे, कमेंट्स दिए, नेक्स्ट टेस्ट में फिर वही गलती है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आंसर्स बहुत अच्छे थे, तो यहाँ नंबर नहीं काटे मैंने, तो कमेंट भी नहीं दिया। उसके अलावा ये देखो, ऑडिट का टेस्ट, ये रहा, कमेंट्स पे कमेंट्स कमेंट्स, और बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो that is why I was saying that this is my expectation from all of you. Even if you are watching the orientation at a later date, you need to ensure that whatever feedback I am giving, that feedback should be noted down, ताकि आपने जो गलती करी है, ये वीकर एरियाज जो है, गलती वाले एरियाज जो है, ये रिड्यूस हो। हम सेम गलती बार बार नहीं करते जाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक लेवल तक आपको हेल्प कर पाऊंगी, उससे ऊपर करने की कोशिश करूंगी तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। देन यू हैव टू एंश्योर कि आप अपनी तैयारी में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सेट ऑफ प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आई, जब मैंने पिछले 2-3 बैचेस में ये नोट करना चालू किया। कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में बहुत पढ़ाई करनी चालू करी, 4th-5th चैप्टर तक लगे पड़े रहे, टेस्ट भी दिए, एंड सडनली दे स्टॉप्ड। मीन्स आगे पढ़ना बंद कर दिया, टेस्ट देना बंद कर दिया। यानी अपनी प्रोग्रेस को तो एंश्योर आपको करना है। और जब मैंने क्लास में सब बच्चों को डांट लगाई कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो बोलने लगे मैम जील खत्म हो गई। See this, you have to ensure that your progress should keep on going on. हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार डांटूंगी, तुम 1 घंटे के लिए मोटिवेटेड रहोगे, फिर तुम वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। तो ये नहीं करना। एंड देन दिस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट क्वार्टर, यानी सितंबर वाले क्वार्टर में ही मैंने इंट्रोड्यूस किया है। मैं मॉक्स चेक करती थी, टेस्ट चेक करती थी, बच्चे इतना इतना लिखते थे, 15-15 पेजेस का, और मेरा सिर चकरा जाता था। मैंने कहा यार 3 घंटे में लिख सकता है क्या बच्चा इतना? फिर मैंने लगाया टाइमर और इनको टेस्ट लिखने को बोला। सबका पेपर छूट गया, सबका पेपर छूट गया, और कम नहीं, एटलीस्ट 30-40 मार्क्स का पेपर छूट गया। एंड देन आई रियलाइज कि ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ करेंगे। ऐसा क्यों? जब आप 3 घंटे के अंदर अंदर एक टेस्ट कर रहे हो, या फिर हाफ एन आवर के अंदर अंदर एक क्वेश्चन करना है आपको, या 1 घंटे में एक क्वेश्चन करना है, तो ध्यान रखना आप टाइम बाउंड मैनर में अपने आप को 2-3 चीजों के लिए तैयार कर रहे हो। नंबर 1, दिमाग को उसी टाइम में वो क्वेश्चन समझना है जो काफी लंबा क्वेश्चन होता है, उसी टाइम पे आंसर की आउटलाइन बनानी है, और उसी टाइम में आंसर को टाइप भी करना है। यानी 3 चीजें एक साथ करनी है। लेकिन अगर अनलिमिटेड होगा, आप आराम से रीड करोगे, एक नहीं 4 बार रीड करोगे, समझ नहीं आएगा फिर रीड करोगे, और फिर आंसर को भी धीरे 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 लिखोगे, पूरा अटेम्प्ट करोगे। बट एग्जाम सेटिंग तो ये नहीं है। यानी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को समझना, आंसर को फ्रेम करना, और आंसर को पूरा टाइप करना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए आपके फर्स्ट 2 टेस्ट जो होंगे वो तो खुले टाइम में कराऊंगी, क्योंकि वो आपको राइटिंग सिखाने के लिए होंगे। फिर जब आप राइटिंग सीख जाएंगे, उसके बाद वाले टेस्ट होंगे टाइम बाउंड मैनर में। मैं आप लोगों से पूछूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई अब टाइम बाउंड कर दूं, तुम लोग 3rd टेस्ट से चालू कर सकते हो या 4th से कर सकते हो, योर विश। एक टेस्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट वाले बैच में सीख लिया। तो एंड तक आते आते तक उन्होंने काफी अच्छे कर लिए थे, मतलब 4-5 नंबर का ही पेपर छूट रहा था। तो यही तैयारी मैं इस बैच से भी उम्मीद कर रही हूँ। अब आते हैं लास्ट चीज के ऊपर, आपके कैलेंडर के ऊपर। अब आपका कैलेंडर कैसा दिखता है? ये तो आपका सेशंस की डेट्स है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगी।
जो बच्चे इस ओरिएंटेशन को यूट्यूब पे देखेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे, उनको LMS पे भी मिल जाएगी और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ये तो सेशंस होंगे, ये आपके टेस्ट होंगे सेक्शन बी के। इसमें जैसे आप ये देख रहे हो, एक बार मैं आपको ये समझा दूं मेरी टर्मिनोलॉजी से, थोड़ा सा बैकवेप हो जाना। सिस्टम का मतलब ये सिस्टम चेक्ड है, इसकी चेकिंग मैं नहीं करूंगी। जो मैं आपको कह रही थी कि ऑटोमेटिकली एक लिमिट तक कुछ चीजें तो चेक हो ही सकती हैं, तो वो वाली चीजें चेक करने के लिए सिस्टम पे ये टेस्ट होगा। मैं कौन से चेक करूंगी? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 टेस्ट मैं चेक करूंगी। जो मैं टेस्ट चेक करूंगी वो डिटेल्ड होंगे, जो सिस्टम पे होंगे वो छोटे होंगे और थोड़े से डायरेक्ट होंगे। मतलब एक सिचुएशन दी होगी और उस पर क्वेश्चन ये होगा कि भाई इसकी थ्रेट बताओ कौन सी है, एथिकल थ्रेट्स बतानी होती है, डेफिशिएंसी बताओ कौन सी है, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे वो बताओ कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो। लेकिन मैं जो मैनुअली चेक करूंगी ये डिटेल्ड होंगे। 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, इस तरह के होंगे ये। इसमें मेरे को लैंग्वेज कितना लिखा है, सफिशिएंट लिखा है, रेलेवेंट लिखा है, ये सारी चीजें आई विल चेक। एक तरह से आप ये देख सकते हो, जो इवन नंबर्स वाले आ रहे हैं ये मेरे हिस्से में आ रहे हैं, यानी कि टेस्ट नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10 आई एम गोइंग टू चेक। So you can keep a note like that कि ये tests जो हैं these are not to be missed tests because they will be checked. हाँ, now because this number of students become too much, अभी आपको जो दिख रहे हैं फाइनली ये ज्वाइन करते 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 बहुत सारे हो जाएंगे और मेरे पास टेस्ट ही आएंगे चेक करने के लिए कम से कम 30-40 के आसपास। फ्रॉम दिस टाइम आई विल बी गिविंग द करेक्टेड एंड इवेल्युएटेड टेस्ट 6-7 days। तो मुझे 6-7 days का मार्जिन देना, क्योंकि 5 दिन में देने में मेरी वर्किंग आवर्स 15 to 16 आवर्स पहुंच जाते हैं। ऑडिट नहीं होता, SBR भी होता है, APM भी होता है, AFM भी होता है, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड आई प्रेफर टू चेक दीज टेस्ट्स ऑन माय ओन। एक बार पहले भी बैकफायर कर चुका है, मैंने किसी और से कराया था। सो आई चेक दीज, सो आई नीड मोर टाइम। टाइम विंडो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। Otherwise, getting into 15 to 16 hours of working becomes very troublesome, very troublesome. तो 7 days की विंडो में चेक करके दूंगी, अगर पहले कर पाऊंगी तो पहले ही दे दूंगी। ये आपकी मॉक्स होंगे 16 नवंबर को और 23 को, क्योंकि आपका एग्जाम 2 दिसंबर को है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है ये लगे कि मैम बहुत जल्दी है मॉक्स इस बार। हाँ, क्योंकि रीजन बताती हूँ, मुझे 7 days चाहिए एक तो चेक करने के लिए। पहली वजह तो ये है, ये इन दोनों के बीच में 7 days का गैप है। जब तक पहला मॉक मैं चेक नहीं करके दूंगी, आपको दूसरा नहीं करना चाहिए। लेट मी गिव सम फीडबैक ऑन फर्स्ट मॉक एंड देन यू शुड इंप्रूव अपॉन दोज एरियाज एंड देन अटेम्प्ट योर सेकंड मॉक। सो दैट्स द आइडिया। फिर आपका 2 दिसंबर को पेपर है, यानी इन एनी केस मुझे 30th नवंबर तक आपको सेकंड मॉक चेक करके दे देना है। 30th नवंबर का मतलब 23 को आप जब मुझे दोगे पेपर करके, तब मैं 30th तक चेक करके दे पाऊंगी, तब आप 2 दिसंबर को अपना पेपर दोगे। तो इस बार पेपर आपका बहुत जल्दी है, दिसंबर तो आपके पास है ही नहीं, इसलिए मॉक 15 दिन पहले तो चालू होने चाहिए। दैट्स व्हाई द फर्स्ट डेट इज 16 नवंबर। अब बीच बीच में अपन टच में रहेंगे, बीच बीच में क्लासेस में भी मिलेंगे, सारी बातें होंगी, सारे क्वेश्चंस अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉक नहीं दे सकते हो, बताऊंगी उसका तरीका, तो वो आई विल कीप ऑन गाइडिंग। ठीक है, एनी कंफ्यूजन हियर? बताओ। नो मैम। ठीक है, No. अब मैंने एक इस तरह का कैलेंडर भी बना दिया है। इस कैलेंडर को आप प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के आसपास, टेबल के ऊपर सामने रख सकते हो, ताकि ये डेट्स ट्रैक्ड रहेंगी, इसमें किस दिन कौन सा टेस्ट है इससे पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई क्रिएट वन कैलेंडर लाइक दिस ऑल्सो, ये भी आपको मिल जाएगा। और अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको LMS पे लेके चलती हूँ। हाँ जी, बताओ, पहले क्वेश्चन बताओ। ऑल सेट? ठीक है, Question. हाँ जी बोलो। So regarding the classes, will they be live online lectures or they will be recorded ones? So beta, it's a mix of both. I will take you to the LMS ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिस्टम कैसा चलेगा। Live sessions are special sessions which I will take or the faculty will take. The classes will be given to you as recordings. Where? Let me show you. This is our website. You have to go to the website.
द मोमेंट यू एनरोल विद अस यू विल गेट अ लॉग इन आईडी। जैसे मेरा यहाँ पे एज अ स्टूडेंट लॉग इन आईडी है, आप लॉग इन करोगे, एंट्री लोगे, माय कोर्सेज पे आ जाओगे तो आपको माय कोर्सेज में दिखेगा। मैं तो अभी अपनी सब सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट हूं, इस बैच पे आ जाओ। नाउ लेफ्ट में देखो ओरिएंटेशन फॉर सितंबर एग्जाम लिखा हुआ है, ये सितंबर का ओरिएंटेशन है। हमारा ओरिएंटेशन आज हो रहा है, कल तक इसी जगह पे ये वाला ओरिएंटेशन अपलोड हो जाएगा। ये पीआर से रिलेटेड कुछ है, ये हम लोगों को फॉलो करना होता है, आप लोगों के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लानर फॉर सितंबर आपको दिख रहा है, यानी सितंबर वालों को जो मैंने प्लानर दिया था ये वो है। आप लोगों का प्लानर जो अभी मैंने दिखाया वो भी इसी जगह पे दिख जाएगा, ये भी देखो सेम सा ही है। अच्छा ये दिखा देती हूँ, देखो पिछली बार सेशंस थे 6, आप लोगों के सेशंस अभी मैंने कितने दिखाए, 8। ठीक है, जो आप लोगों के टेस्ट हैं वो इस बार 10 है। पिछली बार कितने टेस्ट थे, 4 टेस्ट थे, हालांकि मैंने 4 के भी 5 लिए थे, वो आपको यहां दिख भी जाएगा। सेक्शन बी के टेस्ट 5। तो जो मैं कमेंट करती हूँ ना उससे ज्यादा हो जाता है, तो इसका मार्जिन लेके रखना, बाद में गुस्सा मत करना कि आपने तो बोला था 4 टेस्ट होंगे पर 5 हो गए। ठीक है, सो इस तरह से इसी जगह पे आप लोगों का कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे बिकॉज जब ये स्टडी हब नया नया आया था तो बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई कैप्लन का और जो स्टडी हब है उसका कोई मैटर मिस तो नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि स्टडी हब में और कैप्लन में कैसे कैसे कनेक्टेड है चैप्टर्स, उसकी ये वीडियो है। टाइम मिले तो देखना, वरना नहीं देखोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब एग्जाम किट के सेक्शन ए क्वेश्चंस वो आपके चैप्टर से कैसे लिंक्ड है वो इस वीडियो में मैंने समझाया है। मतलब लेट सपोज आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कर लिया, अब आप ये एग्जाम किट के कैसे क्वेश्चंस करोगे वो इस वीडियो में पता चल जाएंगे, जस्ट अ गाइडेंस वीडियो। अब आते हैं सेशंस पे। नाउ दिस इज व्हाट यू विल वॉच। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज you will watch the chapters here, but when you will come live I will make you practice live. The concept is here, the concept delivery is here. I mean आप चैप्टर नंबर 3 पे आए, लेट्स सपोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नॉमिनेशंस कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो कौन कौन होने चाहिए, वो आप यहां से पढ़ के आओगे। लेकिन जब हम लाइव मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी, एक केस सामने दिखाऊंगी कि इन लोगों ने नॉमिनेशंस कमेटी बनाई और इस नॉमिनेशंस कमेटी में इन्होंने 2 मेंबर ही रखे, बताओ इसमें क्या डेफिशिएंसी है या क्या प्रॉब्लम है। नाउ यू नो कि नॉमिनेशंस कमेटी ये थी, इतने मेंबर्स होने जरूरी थे, इतने मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने जरूरी थे, तो आप बताओगे कि इसमें ये गड़बड़ है। दैट मीन्स हाउ द सिस्टम विल गो। आप कॉन्सेप्ट यहां से समझोगे, लेकिन लाइव आपको मैं तैयारी कराऊंगी इस चीज की कि आंसर कैसे देना है। गॉट इट? दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट। एक बार देखा और आगे मूव ऑन करो, क्लासेस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। I have seen many students liking the blended model because you can change the speed of my class. Speed can be changed here. आप स्पीड तेज कर सकते हो, ठीक है, धीरे भी कर सकते हो, दोनों। So these are all the chapters, आपको लाइन वाइज करते चलना है। ये चैप्टर 10। अब जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट रखा, ये आपका शेड्यूल ऑफ सेशंस है, आपको चैप्टर नंबर 1 से 5 तक ये पढ़ने चालू करने। 25 सितंबर को फैकल्टी आएंगे और आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, चैप्टर नंबर 1 to 5। यानी अब आपको कौन से सेशंस कंप्लीट करने हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5 से रिलेटेड जितने भी सेशंस आ रहे हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसको दिखाती हूं मैं आपको मार्क करके। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 these need to be completed। और इनको क्या करना है, सिर्फ सेशंस देखने हैं और कुछ नहीं करना है, बस सेशंस देखने। जो पीपीटीज है उनमें कोई इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है तो उनको लर्न कर देना है, दैट्स इट। ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत लंबे लंबे नहीं है, ये 40 मिनट्स की क्लास है, ठीक है। तो ये 2-2, 3-3 घंटे वाला सिस्टम नहीं है, ब्रेक कर करके मैंने बनाए हुए हैं। आपको ये सारी चीजें समझाई हुई है, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। इन नोट्स का आप प्रिंट आउट ले लोगे और फिर इन नोट्स में अंडरलाइन करते करते
यू विल कीप ऑन लर्निंग द कीवर्ड्स, यानी रटना नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। एम आई क्लियर ऑन योर डाउट नाउ? Yes, ma'am. Thank you. ये आपके सारे चैप्टर्स आ गए, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये सेशंस हो जाते हैं आपके पास। अब आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। जब आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस करोगे, कुछ तो मैं लाइव तैयारी कराऊंगी, 4 क्वेश्चंस यहां भी डले हुए हैं पूरे पूरे, कि जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। यहां से आप इनको देख सकते हो, लाइव प्रैक्टिस तो हो रही है, लेकिन पूरे क्वेश्चंस आपको यहां मिल जाएंगे। पहले इनको करना, फिर खुद बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाना। अब आते हैं नोट्स पे, जो मैं नोट्स बार बार रेफर कर रही हूं उन पे। ये सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, आप इनको एक एक करके यहां से डाउनलोड कर सकते हो और इनकी एक प्रिंट आउट लेके बुकलेट तैयार करवा लो। ठीक है, बुकलेट तैयार हो जाएगी तो आपके पास एक नोट्स का एक प्रॉपर बुकलेट बन जाएगी कि अब मुझे इनको नीचे रखना है, मैम की सुननी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो अंडरलाइन कर लेनी है, उसके ऊपर नोट्स ऐड करने हैं तो कर लेने। नोट्स विल सर्व दैट पर्पस। ये सेक्शन ए के टेस्ट हैं जो मैं आपको कह रही थी कि आप ये कभी भी कर सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया है चैप्टर नंबर 1 2 3। जैसे ही आपके चैप्टर नंबर 1 2 3 हो जाए, आप इनको खोलो, स्टार्ट क्विज कर दो। स्टार्ट क्विज करते ही 20 मिनट्स में अपने आप ये बंद हो जाएगा, यानी 20 मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। इसको एक बार कर दिया, बात खत्म। ऐसे ही जब चैप्टर नंबर 4 5 हो जाए तो फिर आपको ये वाला क्विज कर लेना है। जब 1 से 5 रिवीजन करना है, वापस से इसको कर लो। बाकी तीनों के तीनों कंप्लीट सिलेबस के हैं। इनको आप अपनी पेस पे कभी भी कर सकते हो, ये टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड होते हैं सेक्शन बी के टेस्ट्स, क्योंकि ये मुझे चेक करने होते हैं। इन पे सेक्शन ए को एक बार इग्नोर कर देना, सेक्शन बी वाले टेस्ट ये रहे। तो सेक्शन बी वाले जितने भी पोर्शंस हैं, ये वो हैं जिनको मैं इवेल्युएट करूंगी। ये टाइम बाउंड है, ये कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। आपकी डेडिकेटेड वाली डे पे ये ओपन होंगे। कौन से डे पे? इन डेज पे। ठीक है, तो इस फोल्डर को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, इसी में कुछ सिस्टम इवेल्युएटेड डालूंगी, कुछ मैनुअल वाले डालूंगी, तो आपको ये टेस्ट नंबर 1 2 3 से 10 के नाम पे वहां पे दिखेंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे करती रहूंगी। अब आती हूँ नेक्स्ट पे। और इसके अलावा क्या आइटम है एलएमएस पे? मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, जो मैंने आपको कहा था कि अब एलएमएस पे लूंगी ताकि टाइम बाउंड हो। ये रहा मॉक 1, ये रहा मॉक 2, टाइम बाउंड चलेंगे। आप एक बार अगर इसको स्टार्ट कर दोगे तो आपको इसको 3 घंटे में अपने आप ही करना पड़ेगा। ओके, अब व्हेन आई स्टार्टेड आई सेड कि एफआर आपको आना चाहिए जब आप ऑडिट कर रहे हो, ए कर रहे हो। एफआर अब याद नहीं आ रहा तो एफआर की मैंने यहाँ पे रिवीजन शॉट डाला हुआ है, यानी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं एफआर वाले, वो आप यहां से रेफर कर सकते हो। ये क्या है जो मैंने आपको बोला था कि सेक्शन बी के ऑटोमेटिक चेक होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इनकी नंबरिंग, इनके नाम बदल दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन मोटा मोटा हर चीज जो आपको करनी है वो फोल्डर पे आपको दिख जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो ग्रुप पे डालो और मुझसे पूछो, मैं वहां पे जवाब आपको दे दूंगी। ठीक है, एलएमएस का सिस्टम समझ में आया? एक चीज और, एलएमएस पे जब आप क्लासेस देख रहे हो उसको पॉज करके कहीं इधर उधर घूमने मत चलने जाना, क्योंकि उसका टाइमर चलता रहेगा। आपको एक रेस्ट्रिक्शन दी जाएगी 130 आवर्स की। जो पूरा कोर्स है वो कुछ 55 आवर्स के आसपास का है। 130 आवर्स आपको मिलेंगे टोटल। आज तक हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में 2 बच्चों ने ये लिमिट एक्सीड कर दी है, और वो भी कैसे? पॉज करके चले गए, मेट्रो पकड़ के बाजार चले गए, वो घंटे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो आपको ध्यान ये रखना है, whenever you are not seeing the classes, log out from your account, उसको बंद कर दो, और फिर जब पढ़ने के लिए आओ वापस से लॉग इन करके फिर पढ़ना चालू करो। तो इसको पॉज करके या विंडो ओपन करके नहीं छोड़ना है, उसका टाइमर घूमता रहेगा। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, sir. एनी अदर डाउट ऑल्सो बताओ, कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लग रही हो? ऑल ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। Yes, ma'am. मैंने आपको सैंपल ऑफ चेकिंग भी दिखा दी कि आपको चेकिंग बहुत डिटेल मिलेगी। आपका काम है उस फीडबैक को पढ़ना कि आपने गलती क्या करी थी, इसका करेक्शन क्या होना था। करेक्शन तो खैर सजेस्टेड आंसर में दिख जाता है, गलती क्या थी मैं वो हाईलाइट करूंगी, ये गलत है।
फिर आपको आंसर से चेक करना है कि अच्छा आंसर में ये था, ओके, लेकिन वो चेक करना, ठीक है, समझ गए बात को? मेहनत लगानी है इस पेपर में, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ, योर जॉब रोल। जब ऑडिटर बन जाओगे तो ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो पेपर ये सिखाएगा। और मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहेगा आपको इसकी राइटिंग सिखाने में, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या करना है वो तो आप कर जाओगे, लेकिन अगर क्लाइंट बोले कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स यूज किए और ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दो, तो लिखना तो पड़ेगा ही। क्लासेस देख के जो एक्शन पॉइंट्स है वो तो समझ में आ जाएंगे, राइटिंग पॉइंट्स को हमें 1-on-1 बेसिस पे केटर करना है, तो टेस्ट देना, मोटा मोटी बात ये है। ओके ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो। सो एनीवेज, इफ यू ऑल हैव नॉट एनरोल्ड, और जो एनरोल्ड है उसको तो एलएमएस पे ये ओरिएंटेशन दिख ही जाएगा, जो एनरोल्ड नहीं है उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। अभी नहीं, मोस्ट ऑफन कल ही मिलेगा अभी ये, बिकॉज अभी मेरा थोड़ी देर में पीएम का ओरिएंटेशन चालू हो जाएगा और जूम विल गिव दिस वीडियो टू मी इन नेक्स्ट 2-3 आवर्स। उसके बाद मैं इसको अपलोड करूंगी, तो कल आपको अपलोडेड मिल जाएगी इफ यू वांट टू रेफर एनीथिंग। ठीक है जी, ओके, होप एवरीथिंग इज आंसर्ड। Yes, ma'am. Yes. चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइज, स्टार्ट विद गुड स्ट्रेंथ, गुड बिलीफ और खुशी खुशी, रो के नहीं। ओके, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय। Bye. Bye, ma'am. Bye.